नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का YST में स्वागत है। दोस्तों यह हमारा बेसिक अर्थमेटिक का 7वां लेक्चर है, जिसमें हम जानेंगे सम और विषम संख्याएं, भाज्य व अभाज्य संख्याएं और असभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। इन संख्याओं के साथ साथ हम जानेंगे इनसे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों को। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सम और विषम संख्याएं क्या होती हैं। तो दोस्तों अब हम समझेंगे सम तथा विषम संख्याओं के बारे में। यहाँ पे लिखा हूँ मैं सम संख्या और इस पर मैंने लिखा है विषम संख्या। सम संख्या के अगर डेफिनेशन की बात करें तो बोल रहा है कि अ नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड एन इवन नंबर। यानी ऐसी संख्या जो 2 से क्या हो, पूर्णतः विभाज्य हो। ठीक है, ऐसी संख्या जो 2 से पूरी क्या हो जाए, कट जाए, ऐसी संख्या को हम क्या बोलेंगे, सम संख्या। दोस्तों एग्जाम्पल मैंने नीचे लिख दिया है, इसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सारी संख्या कैसी है, सम संख्या है। दोस्तों देखो 2 से पूरी तरह से कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा 2 से। तो इस तरह से दो के अंतराल पर इस तरह से हमारी सम संख्या क्या होती हैं, बढ़ती जाती हैं। यहाँ पे सम संख्याओं से संबंधित कुछ यहाँ पे नोट्स हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जैसे आप देखो, पहला लिखा है इवन नंबर का वर्ग सदैव इवन नंबर होता है। यानी दोस्तों आप किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर करो, सदैव क्या होगा, एक सम संख्या होगा। जैसे मैं पूछूं आपसे कि 4 बताओ कैसी संख्या है, तो आप बोलोगे सम संख्या। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, वर्ग करूं, तो क्या होगा, अगर 4 का स्क्वायर करूं तो 4 × 4 कितना हो गया, 16। तो 16 भी हमारी कैसी संख्या है, एक सम ही संख्या है। तो आपने क्या देखा कि सम संख्या का वर्ग भी क्या होता है, एक सम संख्या, कोई भी सम संख्या। चलो मान लीजिए मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 6 एक सम संख्या है। अब इसका मैं स्क्वायर करूँ, 6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 × 6 = 36। तो आपने देखा कि किसी भी दुनिया के किसी भी सम संख्या का जब हम वर्ग करते हैं तो क्या आता है, एक सम संख्या ही होती है। दूसरा यहाँ पे पॉइंट लिखा है कि सबसे छोटी सम धन पूर्णांक क्या होता है, सॉरी तो यहाँ पे है दूसरा पॉइंट, सम संख्या का इकाई का अंक। दोस्तों किसी भी सम संख्या को आप देखोगे ना, तो उसका वंश डिजिट, इकाई का मतलब वंश डिजिट क्या होगा, 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 या 8। इन्हीं पांचों अंक में से कोई एक अंक होता है। दोस्तों दुनिया का कोई भी सम संख्या लिखो, जैसे मैं लिखूँ एक सम संख्या लिखता हूँ 124। 124 एक सम संख्या है। क्यों? क्योंकि यह 2 से क्या है, पूरी तरह से डिविजिबल है। दोस्तों अगर इसमें 2 से भाग लेंगे तो पूरी तरह से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। और इस सम संख्या के वंश यानी इकाई का अंक देखो, तो इकाई का अंक क्या होगा, 0, 2, 4, 6, 8 में से ही कोई होगा। तो यहीं पे यहाँ लिखा हूं मैं कि सम संख्या का इकाई का अंक 0 होगा, 2, 4, 6, 8 इन्हीं में से कोई एक अंक होगा। ठीक है ना। अगला है सबसे छोटी सम धन पूर्णांक क्या होता है, 2। यानी सबसे छोटी सम संख्या हमारी 2 होती है। और सबसे बड़ी सम संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, हमारी 2 होती है, और सबसे बड़ी सम संख्या को हम ज्ञात नहीं कर सकते। अंत में यहाँ पे मैंने लिखा है 2 इवन नंबर का योग। दोस्तों अगर 2 सम संख्याओं का जब आप योग करोगे, जोड़ोगे, तो सदैव क्या होती है, एक सम संख्या ही होती है। आप कोई भी 2 सम संख्या लेके देख लो। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे 4 है और 6 है, दोनों कैसी संख्या है, एक सम संख्या है। दोनों को जोड़ा जाए तो 4 + 6 क्या मिलेगा, हमें 10 मिलेगा। और 10 भी हमारी कैसी संख्या है, एक सम संख्या है। और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 12 है और एक संख्या है 16, दोनों कैसी संख्या है, सम संख्या है। अगर मैं दोनों को जोड़ूं तो क्या आएगा, 6 और 2 8 और 1 1 2। दोस्तों 28 भी हमारी कैसी संख्या है, सम संख्या। क्यों? क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है हमारा, 0, 2, 4, 6, 8। अगर इन पांचों में से अगर इकाई का अंक क्या हो, कोई हो इन पांचों में से कोई एक, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, सम संख्या। तो इस तरह से आपने देखा सम संख्याओं क्या होती हैं, उनसे संबंधित कुछ हमने फैक्ट्स आपको बताएं। यहाँ पे दोस्तों एग्जाम्पल है, आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हम समझेंगे सम संख्या का जो दूसरा पहलू है, जिसे हम विषम संख्या कहते हैं, यानी ओड नंबर, यह क्या बोलता है। अगर दोस्तों ओड नंबर की बात की जाए तो इसका डेफिनेशन यहाँ पे है,
अ नंबर विच इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, यानी वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से क्या हो, न कटे, उन्हें क्या कहेंगे हम, विषम संख्या कहेंगे। अब तो देखो 2 से जो न कटे, जैसे आप बताओ एक उदाहरण मैंने नीचे लिखा है, देखो एक 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 3 भी हमारा नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा। इस तरह से ये भी संख्याएं 2 के अंतराल पर, हम 1 से शुरू करते हैं, एक के बाद आती है 3, फिर 5, 7, इस तरह से हमारी जो संख्याएं जो हैं बढ़ती जाती है, और ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे, विषम संख्या, क्योंकि ये 2 से पूरी तरह से नहीं कटती हैं। यहाँ पे हमने विषम संख्याओं से संबंधित कुछ फैक्ट्स लिखा है। जैसे यहाँ पे लिखा है विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होती है। दोस्तों अगर आप कोई ऑड नंबर ले लो और उसका वर्ग करो तो क्या होगा, एक ऑड नंबर ही आएगा। जैसे यहाँ पे आपने देखा था कि सम संख्या का वर्ग सम संख्या का स्क्वायर क्या होता है, एक सम संख्या होती है। ठीक उसी प्रकार से विषम संख्या का वर्ग क्या होता है, एक विषम संख्या होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे बताता हूँ। जैसे आप कोई विषम संख्या ले लो, बताओ 17 कैसी संख्या है, 17 एक विषम संख्या है। क्यों, यह 2 से पूरी तरह से नहीं कटेगा। अब इसका दोस्तों स्क्वायर करो, 17 का अगर स्क्वायर करेंगे तो आएगा हमारा 289, और 289 कैसी संख्या है, दोस्तों विषम संख्या है, क्योंकि यह 2 से एग्जैक्टली नहीं कटेगी। ठीक है, तो आप कोई भी संख्या ले लो। और चलो एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं 5 बताओ 5 कैसी संख्या, विषम संख्या है। इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर होगा 225, और 25 हमारी कैसी संख्या है, एक विषम संख्या। इसलिए बोला जा रहा है कि विषम संख्या का वर्ग क्या होता है, एक विषम संख्या होती है। और हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाएंगे। लिखा है कि विषम संख्या का इकाई क्रम, यानी विषम संख्या का आप वंश डिजिट चेक करोगे तो क्या होगा, 1, 3, 5, 7 एंड 9, इन्हीं पांचों में से कोई एक होगा। दोस्तों देखो यहाँ पे 17 एक हमारी क्या थी, विषम संख्या थी। इसका वंश डिजिट देखो क्या है, 7 है। देखो 1, 3, 5, 7, 9, इन्हीं में से कोई एक होगा। 2, 8, 9, इसका देखो दोस्तों 9 है ना, इसका 1 डिजिट 9 है। इसका 25 का 1 डिजिट चेक कर लो, क्या है हमारा 5 है। यानी किसी भी विषम संख्या का जो 1 डिजिट होता है, या तो 1, 3, 5, 7, 9, इन्हीं पांचों अंकों में से कोई एक होगा। अब सम संख्या में अगर देखना है तो सम संख्या का 1 डिजिट हमेशा इन पांचों में से कोई एक होता है, 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम दोनों में फर्क बताते हैं। अब देखो बोला है कि सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम धन पूर्णांक कौन होता है, 1 होता है। और सबसे बड़ी विषम संख्या को हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लिखा है 2 ओड नंबर्स का योग। दोस्तों 2 ओड नंबर्स का योग करोगे आप तो सदैव क्या होगा, एक सम संख्या होगी। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो देखा था आपने कि 2 इवन नंबर्स का योग भी क्या होता है, सदैव एक सम संख्या ही होता है। आप 2 सम संख्याओं को जोड़ोगे तभी एक सम संख्या होती है। ठीक उसी प्रकार से जब हम 2 विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो 2 विषम संख्या नहीं आती है, 2 विषम संख्याओं का योग भी हमारी क्या होती है, सम संख्या। आइए देख लेते हैं इसका उदाहरण। 2 विषम संख्याओं का योग क्या होता है, एक विषम संख्या ही होती है। जैसे दोस्तों मैं कहूँ 3 और 5 दोनों कैसी संख्या है, एक विषम संख्या है ना। अब देखो दोनों को जोड़ते हैं, 3 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा, 8 आएगा। अब बताओ 8 कैसी संख्या है, 2 से डिविजिबल है, 2 से कट जाएगी, इसलिए हमारी क्या है, यह एक सम संख्या है। यानी आपने क्या देखा कि 2 विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमारा क्या होती है, सम संख्या ही आती है। और भी आप ले सकते हो, जैसे 17 और 5 दोनों कैसी संख्या है, विषम संख्या है, लेकिन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, 22 होगा, 22 आएगा। अब 22 बताओ कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो इस तरह से आप कोई भी 2 एग्जाम्पल अपने से लेके देख सकते हो कि 2 विषम संख्याओं का योग क्या आता है, एक विषम संख्या होती है। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे सम और विषम संख्याओं में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। आपने देखा सम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः कट जाती है, और विषम संख्या जो 2 से पूर्णतः नहीं कट पाती है। फिर आपने देखा सम संख्याओं से संबंधित कुछ फैक्ट्स और विषम संख्याओं से संबंधित यहाँ पे कुछ फैक्ट्स। तो दोस्तों आई होप आप समझ चुके होंगे सम और विषम संख्या क्या होगी। अब हम अपने नेक्स्ट संख्याओं को समझेंगे जिनका नाम है भाज्य और अभाज्य संख्या। तो दोस्तों अब हम समझेंगे कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर, अर्थात भाज्य और अभाज्य संख्याएं। दोस्तों भाज्य और अभाज्य संख्याओं को समझने के लिए आपको गुणनखंड के बारे में पता होना चाहिए।
तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा गुणनखंड के बारे में बता देता हूँ कि गुणनखंड क्या होते हैं। दोस्तों अगर गुणनखंड की बात की जाए तो गुणनखंड को इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं। फैक्टर क्या होते हैं दोस्तों? अगर फैक्टर में आपको बताऊं तो फैक्टर वे संख्या होती हैं, किसी संख्या की फैक्टर ऐसी संख्या होती है जो उस संख्या को पूरी पूरी काट दे। जैसे मैं आपसे पूछूं 2 का फैक्टर बताओ, तो दोस्तों बताओ 2 को कौन कौन संख्या काटेगी? 2 को 2 जो है एक तो 1 से डिविजिबल होगा, क्योंकि आप जानते हैं एक प्रत्येक संख्या को क्या कर देती है? काट देती है। एक में यहाँ पे 2 से भागा लगाऊंगा तो क्या होगा? कट जाएगा। उसी प्रकार से और 2 बताओ, और 2 1 के अलावा और किससे कटेगा? 2 से ही कटेगा। 2 1 का 2। और यहाँ पे आपने देखा कि 2 को 1 और 2 पूरी पूरी क्या कर रहा है? काट रहा है। अब 1 और 2 के अलावा और भी कोई संख्या है जो 2 को काटेगी? नहीं। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? 2 का फैक्टर कौन होगा? 1 होगा और 2 होगा। मान लीजिए मैं आपसे पूछ लेता हूँ 6 का फैक्टर बताओ। 6 का फैक्टर बताओ। तो 6 के गुणनखंड कौन कौन होंगे? जो 6 को जो संख्या काटेगी, तो आप जानते हैं एक प्रत्येक संख्या 6 को, हाँ एक जो होती है प्रत्येक संख्या काट देती है। तो एक तो हमारा पहला फैक्टर हो जाएगा 6 का 1। दूसरा फैक्टर कौन सा होगा? 2, 2 3 6, 2 भी काट देगा। 3 दूनी 6, 3 भी 200 काट देगा। इसी प्रकार से 4 काट पाएगा 6 को? नहीं। तो 4 हमारा 6 का फैक्टर नहीं होगा। 5 भी नहीं होगा। 6 कम 6 6 हो जाएगा। तो दोस्तों आपने क्या देखा? प्रत्येक संख्या 1 से और स्वयं से तो कटती है ना? 1 देखो 1 से यहाँ पे कट गया, 2 2 से कट गया। 6 की बात करें तो 1 सबसे छोटी संख्या और 6 सबसे बड़ी संख्या। यानी किसी भी संख्या के 2 फैक्टर निश्चित होते हैं, एक पहला 1 और अंतिम वो संख्या खुद। 1 और उस संख्या को छोड़कर अन्य संख्या उनके बीच में पड़ती है उनका फैक्टर। इससे 6 का फैक्टर 1 और 6 के बीच में होगा। अब से मैं आपसे पूछूं 10 का फैक्टर बताओ, तो 2 तो फिक्स होंगे, एक पहला फैक्टर 1 और अंतिम फैक्टर क्या होगा? 10। अन्य कौन कौन फैक्टर होंगे? 1 और 10 के बीच में। तो 1 और 10 के बीच में ऐसे सोचो कौन कौन संख्या है जो 10 को पूरी पूरी काट देगी? तो एक 2 काट देगा, 5 काट देगा, बस। तो दोस्तों 10 के यहाँ पे 4 फैक्टर हो गए। इसी प्रकार से मैं आपसे पूछूं बताओ 20 का फैक्टर बताओ। तो 20 को कौन कौन संख्या काटेगी? 20 को 1 काटेगा, बिल्कुल। 2 4 5 10 20। और बताओ 1 2 4 5 10 20 के अलावा और कोई संख्या इसको काट पाएगी? नहीं। तो वे संख्याएं ठीक है, जो संख्या की संख्या से पूरी पूरी कट जाती है, ठीक है, तो वे संख्या उनका क्या कहलाती है? फैक्टर कहलाती है। तो 20 1 से 2 4 5 10 और 20 से पूरी पूरी क्या हो जा रहा है? कट जा रहा है। अतः 1 2 4 5 10 20 ये 20 के क्या हुए? फैक्टर हुए। तो दोस्तों आप फैक्टर समझ चुके होंगे। आइए अब हम कंपोजिट एंड प्राइम नंबर यानी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखो भाज्य संख्या को संयुक्त संख्या और यौगिक संख्या भी कहा जाता है। इसी प्रकार से अभाज्य संख्या को ऋण संख्या और असंयुक्त संख्या भी कहते हैं। आइए समझते हैं इसके डेफिनेशन को। तो बोल रहा है कि नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी ऐसी संख्या जिसके कितने फैक्टर हो? मोर देन 2 फैक्टर। देखो मोर देन 2 फैक्टर्स हो, ऐसी संख्या कौन से नाम से जानी जाती है? कंपोजिट नंबर। यहाँ मैंने हिंदी में लिख दिया है, ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। जैसे देखो 4 के कितने फैक्टर हुए? 2 से ज़्यादा है दोस्तों, 3 फैक्टर हैं यहाँ पे। 6 के कितने फैक्टर हैं? 3 फैक्टर हैं। 8 के कितने फैक्टर हैं? 4 फैक्टर हैं। 10 के कितने फैक्टर हैं? 4 फैक्टर हैं। तो यहाँ बोला है ना कि ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, तो ऐसी संख्या को आप क्या बोलोगे? कंपोजिट नंबर। देखो 4 के 3 फैक्टर हैं, 2 से अधिक है। फैक्टर अपने आपको बताया हमने, फैक्टर किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो कि संख्या को क्या करती है? पूरी पूरी काट देती है। देखो 4 को 1 भी काट पाएगा, 2 और 4 तीनों काट पाएंगे, इसलिए 1 2 4 4 के क्या हुए? फैक्टर हुए। तो आपने क्या देखा कि 4 के 3 फैक्टर है, अतः 4 कैसी संख्या होगी? सम संख्या, एक कंपोजिट नंबर होगी, भाज्य संख्या होगी। 6 भी कैसी संख्या होगी? भाज्य संख्या होगी, क्योंकि इसके क्या है? 2 से ज़्यादा फैक्टर हो रहे हैं। 8 के फैक्टर बताओ, 8 कैसी संख्या है?
8 भी हमारी क्या है, एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके 4 फैक्टर है। तो जिन जिन संख्याओं के 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, ऐसी संख्या को हम क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। यहाँ पे दोस्तों मैंने भाज्य संख्याओं से संबंधित कुछ फैक्ट्स लिख दिया हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है, एक को भाज्य संख्या नहीं माना जाता है। दोस्तों याद रखना, एक को भाज्य संख्या नहीं कहेंगे, क्योंकि एक जो है, एक का केवल एक ही फैक्टर है, एक को केवल एक ही संख्या एक ही काट पाएगी, इसलिए एक को क्या बोला जाता है, एक भाज्य संख्या नहीं माना जाता है। दूसरा लिखा है, सबसे छोटी कंपोजिट नंबर, सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वह क्या होती है, तो आपको याद रखना है 4। सबसे छोटी संख्या क्या होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। तीसरा लिखा है, सबसे छोटी भाज्य सम संख्या। दोस्तों भाज्य संख्या बताना है जो क्या हो, एक सम हो, तो सबसे छोटी भाज्य सम संख्या क्या है, 4 ही है, जो भाज्य है साथ में क्या है, सम भी है। ठीक है। तीसरा लिखा है, सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या। दोस्तों भाज्य बताना है आपको, कंपोजिट नंबर बताना है, साथ ही आपको विषम ही बताना है, यानी ऐसी संख्या बताना है जो भाज्य हो साथ ही क्या हो, विषम हो। और कौन सी छोटी संख्या होगी, तो वो होगी 9। ठीक है, 9 सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या है। दोस्तों देखो, विषम संख्या क्या होती है हमारी, 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7, 9, है ना। लेकिन आपको क्या बताना है, भाज्य संख्या बताना है। तो भाज्य देखो, 3 तो हमारा भाज्य होगा नहीं, 5 तो भाज्य होगा नहीं, 7 होगा नहीं, क्योंकि इसके केवल कितने फैक्टर होंगे, 2 ही फैक्टर होंगे। ठीक है, तो हमको 2 से ज़्यादा फैक्टर चाहिए। तो 9 ये ऐसी संख्या है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। एक 1 है, एक 3 है, और एक कौन है, 9। 1, 3 और 9, तो वो संख्या जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। और यह भाज्य संख्या क्या है, विषम है, इसलिए कहा जाता है कि सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या वो क्या होती है, 9 होती है। आगे लिखा है, 1 और 100 के बीच कितनी भाज्य संख्या होती है, तो दोस्तों याद रखना है आपको, 74 भाज्य संख्याएं होती हैं। अगला नंबर है, 2 को छोड़कर सभी सम संख्या। दोस्तों अगर आप 2 को छोड़ दोगे तो जितनी भी सम संख्या होगी, देखो 2 क्या एक सम संख्या है, तो 2 को अगर छोड़ देंगे संख्याओं में, तो जितनी भी सम संख्या होंगी वो क्या होती हैं, एक भाज्य संख्या होती है। दोस्तों 2 हमारी भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 2 के केवल कितने फैक्टर हैं, 2 फैक्टर हैं, इसलिए 2 हमारा क्या है, भाज्य संख्या नहीं है। लेकिन अब 2 को छोड़ दोगे तो जितनी भी सम संख्याएं होती है वे सभी क्या होती हैं, भाज्य होती है। अब दोस्तों हम समझेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अर्थात अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का 2 नाम और होता है, रूढ़ संख्या या असंख्य संख्या। तो इन दोनों नामों को भी आपको याद रखना है। यहाँ पे दोस्तों मैंने डेफिनेशन लिख दिया है, द नंबर विच हैज, अभाज्य संख्या की डेफिनेशन है, द नंबर विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, यानी ऐसी संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 एंड इटसेल्फ और दूसरा खुद। ठीक है ना, इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। यहाँ पे मैंने हिंदी में लिख दिया इसका, ऐसी संख्या है जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, ऐसी संख्या को आप क्या बोलोगे, प्राइम नंबर। जैसे देखो 2 के केवल 2 फैक्टर है, एक है 1 और 2। दोस्तों 2 बताओ, 2 1 से कटेगा और खुद से कटेगा 2 से, इसलिए 2 के केवल 2 फैक्टर है, ऐसा क्या है, 2 हमारी एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। 5 देखो दोस्तों, यहाँ पे 5 के भी कितने फैक्टर हैं, 2 ही फैक्टर हैं, 5 हमारा 1 और 5 से केवल कटेगा, इसलिए 5 हमारी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 3 बताओ कैसी संख्या है, 3 के भी केवल 2 फैक्टर होते हैं। इसी तरह से 7 के 2 फैक्टर दोस्तों। इसी तरह से यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिख दिया है 11 और 13। इस तरह से आपने क्या देखा, 2, 3, 5, 7, 11 और 13 के केवल 2 ही फैक्टर है, और एक और दूसरा वो खुद, इसलिए 2, 3, 5, 7 ये सारी संख्या कैसी संख्या, एक अभाज्य संख्या है। दोस्तों अभाज्य संख्याओं से यहाँ पे कुछ हमने फैक्ट्स लिखने हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा से। एक को अभाज्य संख्या नहीं माना जाता है, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों एक को भाज्य संख्या भी नहीं कहा जाता है, और एक को अभाज्य संख्या भी नहीं माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो ध्यान रखो, सबसे छोटी जो होती है अभाज्य संख्या वो क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। दूसरा चीज याद रखना है आपको, एकमात्र सम अभाज्य संख्या। 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, साथ ही ये क्या है, एक सम संख्या भी है, इसलिए बोला जाता है 2 एक अभाज्य के साथ साथ क्या है, एक सम संख्या होती है। तो उसे याद रखना है आपको, 2 को छोड़ करके दुनिया में जितनी भी संख्या होती है ना, 2 को छोड़ करके जितना संख्या होती है वह क्या होती है, एक भाज्य संख्या होती है। अन्यथा जितनी भी संख्या होंगी वह क्या होंगी, 2 ही हमारी एक ऐसी संख्या है जो
अभाज्य है वो सम है, दो को छोड़कर जितनी भी अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है, एक विषम संख्या होती है। इसलिए कहा जाता है दो ही एक ऐसी संख्या है जो हमारी अभाज्य है और सम भी है ना। और दो को छोड़ करके जितनी भी अभाज्य संख्या होती है वो सारी क्या होती है, विषम होती है। अच्छा, अंतिम बात यहाँ पे लिखा है कि 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 25। तो दोस्तों ये भी एक छोटी बात आपको याद रखना है, 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो 25 अभाज्य संख्या होती हैं। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, कंपोजिट एंड प्राइम नंबर के बारे में। दोस्तों अब हम एक छोटी संख्या और चर्चा करेंगे जिसका नाम है सअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर्स। तो आइए उसे देख लेते हैं। तो दोस्तों अब हम समझेंगे सह अभाज्य संख्या जिसे अंग्रेजी में कहते हैं को प्राइम नंबर्स। आइए समझते हैं इसके डेफिनेशन को। सबसे पहले बोला कि टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम्स इफ दे डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। यानी ऐसी दो संख्याएं हमारी को प्राइम नंबर्स कहलाएंगी जो एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ फैक्टर को नहीं रखती हैं। आइए दूसरे समझते हैं इसका क्या मतलब है। जैसे आपको मैं एग्जांपल्स के समझाता हूँ। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ आपको, एक संख्या है 4 और एक संख्या है 7। दोस्तों याद रखना को प्राइम नंबर्स हमेशा जोड़े में होते हैं। दो संख्याएं को प्राइम्स होती है, एक संख्या को प्राइम्स नहीं होती है। हम जब भी को प्राइम्स की बात करेंगे तो दो संख्याओं को लेकर करेंगे। 4 7 की को प्राइम होगी है ना, और 7 4 की को प्राइम, यानी दो संख्या एक दूसरे के को प्राइम्स कहलाती हैं। अब देखो ये दोनों एक दूसरे को प्राइम्स कब होंगी, जब इनका मैं फैक्टर निकालूं और जो फैक्टर हो एक के अलावा नहीं होना चाहिए। जैसे दोस्तों आप एचसीएफ निकालते होंगे है ना, जैसे आप 4 और 7 का मैं एचसीएफ कहूँ तो आप 4 का खंड करते हैं, तो यहाँ पे 4 का खंड क्या आएगा, 2 गुना 2 है ना, और 7 का क्या आएगा 7 खाली होगा है ना। अब देखो दोनों संख्याओं में क्या है जो उभयनिष्ठ है। दोस्तों उभयनिष्ठ गुणनखंड बोल रहा है कि ऐसी दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो कोई है जो दोनों में पड़ रहा है। दोस्तों उभयनिष्ठ का मतलब क्या, थोड़ा समझो, मैं उभयनिष्ठ का मतलब समझा देता हूँ थोड़ा से। इसमें हमारे दो थाली है ना, एक थाली में है रोटी सब्जी और एक थाली में है चावल सब्जी। अब बताओ दोनों थाली में ऐसा क्या है जो एक ही है, ठीक है, ऐसा कौन सा भोजन है जो दोनों थाली में है। इस थाली की बात करें पहले थाली में तो सब्जी है, इसमें भी दूसरे थाली में क्या है सब्जी है। तो यहाँ पे दोनों थाली में सब्जी हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। तो दोस्तों उभयनिष्ठ का मतलब यही होता है जो दोनों में हो। जैसे यहाँ 4 और 7 की बात करें तो 4 में 2 है, इसमें 2 है नहीं ना, तो यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है। दोस्तों याद रखना जब कोई कॉमन नहीं होता है तो हमारा एक क्या होता है, कॉमन होता है उस टाइम। तो इसका एक मैं ले सकता हूँ, उसका भी एक, क्योंकि जब हम काटते हैं लहसुन जब लेते हैं तो क्या होगा 2 दूनी 4 और 2 को काटेंगे तो 2 1 कम 2, तो एक सबका होता है ना। तो जब कोई भी कॉमन नहीं होता है तो क्या कॉमन होता है एक। तो यहाँ पे दोस्तों इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, एक है। एक के अलावा है इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं ना। अच्छा मैं एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ, 4 और 6 का एक। तो आप 4 का खंड करोगे तो 4 का क्या मिलेगा 2 गुणे 2। अब 6 का करोगे तो क्या मिलेगा आपको 2 गुणे 3। अब बताओ दोनों में क्या एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो दोनों में हो। दोस्तों इसमें भी है 2, इसमें भी 2 है, 4 में भी 2 मिला 6 में भी। यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हुआ 2। तो आपने क्या देखा कि 4 और 7 का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल क्या है, एक है, एक के अलावा कोई नहीं है। और हमने दूसरा एक संख्या का जोड़ा लिया है, दो संख्याओं को जोड़ा 4 और 6 का, इनका हमने उभयनिष्ठ गुणनखंड देखा क्या है 2 आया। दोस्तों आप जानते हैं एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है, आप लिख भी सकते हो है ना, एक इसका भी ले सकते हो एक इसमें भी, यानी इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 भी है और 1 भी है, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल क्या है 1 है। तो यहाँ पे परिभाषा में लिखा है ऐसी दो संख्या सहभाज्य संख्या कहलाती है जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, 1 के अतिरिक्त। देखो देखो
4 और 7 का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल क्या है, 1 है, और 4 और 6 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 1 के अलावा 2 भी है। तो 4 और 6 हमारी सहभाज्य संख्या नहीं होगी, जबकि 4 और 7 कैसी संख्या होगी, हमारी सहभाज्य संख्या होगी, क्योंकि इनका गुणनखंड केवल क्या है, 1 है, 1 के अलावा कोई और नहीं है। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। इसमें आपसे पूछ लूँ 8 और 9, तो 8 का खंड करोगे तो क्या मिलेगा, 2 गुणे 2 गुणे 2। 9 का खंड क्या मिलेगा भाई, बोलो, 9 का खंड मिलेगा आपको 3 गुणे 3। बताओ इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, कोई हो नहीं ना। जब कोई नहीं होता है तो आप जानते हैं एक हम ले सकते हैं, तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल क्या है, 1 है। अतः आप बोल दोगे कि 8 और 9 कैसी संख्या है हमारी, एक सहभाज्य संख्या है, क्योंकि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त कोई और नहीं है। इसलिए दोस्तों इसका एग्जाम्पल आप यहाँ भी ले सकते हो 8 और 9 का। तो याद रखना 4 और 7 हमारी क्या है, सहभाज्य संख्या है, और 4 और 6 हमारी नहीं है, इसलिए हम इनको हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 8 और 1 9 भी हमारी कई संख्या होगी, सहभाज्य संख्या होगी, क्योंकि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। तो दोस्तों आप चेक कर लेंगे कि कोई संख्या सहभाज्य कैसी होंगी, उनका आप क्या निकाल लेना है, HCF निकाल लेना। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, ऐसी दो संख्या है जिसका मशक क्या है, 1 हो। ठीक है, अगर HCF 1 आए तो उसको जान जाना कि वो कैसी संख्या है, एक सहभाज्य संख्या है। चलो एक और मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। जैसे मैं आपको ले लूँ 15 और 12, एक ले लेता हूँ मैं 15 और एक ले लेता हूँ 2। ठीक है, अब 15 का खंड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 3 गुणे 5, और 2 का खंड करोगे तो क्या मिलेगा, 2 ही होगा केवल। तो इसका HCF क्या होगा, मैंने इसका जो उभयनिष्ठ कॉमन फैक्टर होगा क्या होगा, केवल कुछ नहीं मिलेगा, तो क्या मानेंगे, 1 होगा। अतः ऐसी दो संख्याएं जिसका HCF क्या है, 1 आए, ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे, को प्राइम्स नंबर, यानी सहभाज्य संख्या कहेंगे। यहाँ पे दोस्तों मैंने सहभाज्य संख्या से संबंधित 3 फैक्ट्स लिख दिया हूँ, थोड़ा सा इसे भी आप समझ लें। बोला कि 2 अभाज्य संख्या हमेशा सहभाज्य संख्या होती है। अगर दोस्तों आप 2 अभाज्य संख्या लेके आओगे ना, तो हमेशा क्या होंगी, सहभाज्य संख्या होंगी। देखो 19 और 23 दोनों कई संख्या है, भाज्य संख्या है। 19 किससे कटेगा, 1 से कटेगा और स्वयं से, इसके 2 फैक्टर होंगे। 23 के केवल क्या होंगे, 2 फैक्टर होंगे। अतः ये दोनों कई संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्याएं हमेशा क्या होती है, एक सहभाज्य संख्या होती है, आपको ध्यान रखना है। 2 अभाज्य संख्याएं, देखो यहाँ पे भी 29 और 31 एक अभाज्य संख्या है, और साथ ही साथ क्या है, एक सहभाज्य संख्या है। यहाँ पे एग्जाम्पल और है 11 और 17 दोनों अभाज्य संख्या है, और जब दोस्तों उनका कॉमन फैक्टर निकालो 11 और 17 का, तो केवल आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 1 के अलावा और कोई नहीं मिलेगा। आप निकाल भी सकते हो। अब उसे यहाँ से समझो आप, 2 अभाज्य संख्या, दूसरा फैक्ट है यहाँ पे, 2 अभाज्य संख्याएं एक अभाज्य संख्या हो जरूरी नहीं है। दोस्तों ध्यान रखना है आपको, बोला कि पहली अगर 2 अभाज्य संख्या रहेंगी तो सदैव क्या होती हैं, सहभाज्य संख्या होती हैं, लेकिन 2 सहअभाज्य संख्या एक अभाज्य संख्या हो यह जरूरी नहीं है। जैसे देखो 8 और 15 कैसी संख्या है, एक सहअभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि 8 और 15 का आप निकालोगे यहाँ पे फैक्टर, तो आपको क्या मिलेगा, 2 गुणे 2 गुणे 2। 15 का निकालोगे तो क्या होगा, 3 गुणे 5, यानी फैक्टर आपको कोई मिला नहीं। तो जो कोई अगर उभयनिष्ठ फैक्टर नहीं मिलता है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलता, तो एक हम ले लेते हैं। तो 8 और 15 का कॉमन फैक्टर क्या आया, 1 आया। अतः आप कह सकते हो 8 और 15 की संख्या एक सहअभाज्य संख्या है। लेकिन आप बता सकते हो 8 और 15 अभाज्य संख्या है, नहीं ना। 8 अभाज्य संख्या नहीं है दोस्तों, क्योंकि 8 का जो गुणनखंड होंगे वह 2 से ज़्यादा होंगे, 15 के भी गुणनखंड 2 से ज़्यादा होंगे। तो जरूरी नहीं है कि 2 संख्याएं अगर सहअभाज्य हैं तो अभाज्य भी हों, लेकिन 2 संख्या अगर अभाज्य हों तो हमेशा क्या होती हैं, एक सहअभाज्य संख्या होती है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अंतिम बात, 2 क्रमागत, दोस्तों और भी यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे दिया है, देखो दूसरे ही पॉइंट का, 4 और 7 दोनों कैसी संख्या है, एक सहअभाज्य संख्या है, लेकिन 4 हमारा कैसी संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो ये बोला है कि दो सहअभाज्य संख्या का अभाज्य होना जो नहीं है दोस्तों, सॉरी यहाँ पे 4 क्या है, हमारी भाज्य संख्या है। ठीक है, सहअभाज्य है, साथ में क्या है, हमारी अभाज्य नहीं है। तो
तीसरी बात आइए समझ लेते हैं। कह रहा है कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? एक सभाज्य संख्या होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आप कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लो, कोई भी कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर लेंगे, जैसे दोस्तों देखो 1 और 2 क्रमागत है, 1 के तुरंत बाद 2 आ रहा है तो इसे बोलो क्रमागत। 2 3 क्या है? क्रमागत है, क्रम से आ रही है। 2 के तुरंत बाद 3, 4 और 7, सॉरी दोस्तों 4 नहीं लेंगे, 4 के बाद क्या लोगे? 5, है ना? क्रमागत की बात हो रही है ना। 4 के बाद क्या आएगा हमारा? 5 आएगा। 100 के बाद 101। ये देखो दो दो जोड़ा हमने लिया है क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का, और हम देखते हैं कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का जो कॉमन फैक्टर दोस्तों हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। 2 और 3 का भी कॉमन फैक्टर निकालोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। दोस्तों कॉमन फैक्टर आप लिखा सकते हो, देख सकते हैं कि दो क्रमागत अगर प्राकृतिक संख्या होंगी तो वो क्या होंगी? हमेशा से अभाज्य होंगी। तो दोस्तों ये हमने आपको बताया कुछ संख्याओं के बारे में। सबसे पहले आपने जाना सम और विषम संख्या, उसके बाद हमने भाज्य और अभाज्य संख्या को समझा, और अंत में दोस्तों आप समझे को प्राइम नंबर, जिसे हम से अभाज्य संख्या कहते हैं। दोस्तों कैसा लगा हमारा यह प्रयास? यदि अच्छा लगा हो तो जरूर से इसे एक लाइक दें। दोस्तों चैनल पर नया है तो इसे सब्सक्राइब करो, और ताकि मैं जैसे ही कोई अगर वीडियो नहीं अपलोड करूं तो आपको तुरंत आपके पास पहुंचे। दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार।